अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री कोर्ट्स का केस है जहां पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और दो दीगर जजेस पहले उस 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो चुके हैं। आज जस्टिस याहिया अफरीदी का जो एक नोट है आज के तहरीरी फ़ैसले के साथ, वो बहुत ही उसकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है बहुत ही मीनिंगफुल है। उन्होंने कहा कि अदालत के वक़ार और उसके एतबार के लिए ज़रूरी है कि फ़ुल कोर्ट तश्कील दी जाए। ये जो दो अल्फाज उन्होंने चुने हैं, वक़ार भी या एतबार भी, ये और साख भी, ये इसके बड़ी ख़ास एक मीनिंग है क्योंकि 9 रुकनी बेंच से जब फ़ाइज़ ईसा साहब अलहदा हुए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंचों की तश्कील के ऊपर कुछ सवालात उठाए। फिर जस्टिस तारिक मसूद अलहदा हो गए, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एक रिश्तेदारी वाला सवाल उठाया गया। हालांकि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा थे वो अलहदा हो गए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है बेंचों की तश्कील के ऊपर और कैसे सुओ मोटो लेना है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर या उसके इतबार के ऊपर जब भी ऐसे सवालात उठ जाएँ कि क्या इस अदालत का फ़ैसला जो है उसको सियासी ऐनक लगा के देखना है या उसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ फ़ैसले के तौर पर देखना है, ये बहुत ही दो मुख्तलिफ सूरतें पैदा कर देता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल जो है, सुप्रीम कोर्ट के एक अपने जज ने बेंच के अंदर से बैठ के इख्तलाफी फ़ैसले की सूरत में ये सवाल सामने उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सुप्रीम कोर्ट को इसको एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने फुल कोर्ट तजवीज़ की है और मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब तजवीज़ की है क्योंकि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल मेरे जैसे शख्स के लिए ये बड़ा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाए। मैं इल्म का कोई लॉ का तालिब इल्म नहीं हूँ, इल्म की कमी कह लीजिए इस हवाले से, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ें हमने सारी उम्र सीखी हैं उसमें कुछ सिविल लिबर्टीज़ के मामला आ जाते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के इशू आ जाते हैं। अगर मैं वो पेश नज़र रखता हूँ तो मेरे तो अक्ल में ये बात नहीं आती कि एक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा। इसी तरीके से 9 मई को जो कुछ हुआ, 9 मई भी मेरी अक्ल में नहीं आता क्योंकि हम जब कहते हैं कि जमहूरी माशरों के अंदर आपको शख्सी आज़ादी हासिल है, आपको एहतजाज का हक़ हासिल है, लेकिन उसी जमहूरी माशरे के अंदर कभी भी आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि आपकी कौमी सलामती जो है दाव पे लग जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी या क्यास हो जाए। तो जहाँ मैं एक तरफ शख्सी आज़ादी का एहतराम चाहता हूँ, जहाँ मैं एक ऐसी ट्रांसपेरेंट जुडिशल प्रोसेस चाहता हूँ जिसमें 9 मई में मुलव्वस लोगों की कार्रवाई जो भी मुलव्वस था उसके ख़िलाफ़ की जाए, मिलिट्री कोर्ट्स ना हो, रेगुलर जुडिशल सिस्टम हो, वहीं मैं 9 मई को किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में वो यौम स्याह सही करार दिया गया है और जो लोग उसकी प्लानिंग मनसूबा बंदी में मुलव्वस थे उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों को फ़ौज ने ख़ुद से पनिश किया है, अभी तक ये एक सवालिया निशान है क्योंकि उनको पनिश अभी तक जिन लोगों को किया गया है उसके मुतालिक जो हमारी इतलात ये हैं कि उनको सज़ा इस बात की मिली है कि वो अपनी उन बिल्डिंग्स का दिफा करने में और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हुए, ये चार्ज है उनके ऊपर। लेकिन दूसरा जो सवाल अभी भी बाकी है कि क्या उनमें से कुछ लोग रिटायर्ड, मैं दोबारा दोहराता हूँ क्योंकि बार बार कुछ लोगों की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं कि उनका रोल हो सकता है, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस, क्या मनसूबा बंदी में या इनके सिंपथाइज़ करने में जो लोग 9 मई को इन इमारतों की तरफ गए उनका रोल था, क्या उसके ऊपर तहकीक की गई, क्या वाज़ेह तफसीलात उसके ऊपर मौजूद हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल में अभी भी आना चाहिए और पूरी तफसील के साथ आना चाहिए कि क्या तहकीकात की गई, क्या शवाहिद मिले और जिन लोगों के ऊपर शकूक किए जा रहे हैं, शकूक का इजहार किया जा रहा है, उनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशंस की गई। ये मामला खुद DGISPR ने कहा कि जब तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा तब तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचेगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तहकीक का अमल जारी है, वहीं पे उन कुछ रिटायर्ड लोगों के ऊपर भी तहकीक का अमल होना चाहिए। आज एक पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट हमारे सामने आई है और वो रिपोर्ट भी बड़ी मीनिंगफुल है। रिपोर्ट ये बताती है कि एक एक वीडियो कैमरे ने क्या क्या कैप्चर किया। लाहौर सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, अगर वहाँ से कोई गुज़र के जाता है तो उसको छुपने की जगह तो नहीं मिलनी चाहिए और आम तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर इन कैमरों से मदद मिलती है और बाज़ औक़ात ऐसे कंट्रोवर्शियल इशूज़ सामने आ जाते हैं कि एक मखसूस मौके के ऊपर एक कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए होती है और पता चलता है कि पूरे शहर के 10,000 कैमरे तो चल रहे हैं लेकिन 10,000 एक वहाँ कैमरा जहाँ पे वो वक़ूआ हुआ है उस वक़ूए वाला कैमरा जो है उस वक्त ऑफ था। तो वो भी एक परेशान कुन सूरत हाल होती है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट जो है तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स के गुजरने का मुकाम, वक्त और उन शख्सियात का तयन कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब ये सज़ा और जज़ा का अमल शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से अगर हमें कोई ज्वाइन करते हैं तो आपको अपडेट दें कि ये
किन तफसीलात की रोशनी में ये रिपोर्ट बनाई गई, क्या शवाहिद हैं और क्या इनको अदालत के लिए काबिल कबूल शवाहिद होंगे जिनकी बिना के ऊपर किसी को सज़ा मिल सकती है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर उन्होंने एक सियासी जमात का तस्करा किया, तहरीक इंसाफ की तरफ बराह रास्त वो कहना चाहिए था कि इशारा था कि मास्टरमाइंड भी 9 मई के ये थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने वाले भी यही थे और इनके ऊपर सज़ा का अमल आगे बढ़ेगा। अब ये जो मनसूबा साज हैं 9 मई के, उन्होंने दुरुस्त स्टेटमेंट दी है कि जब तक हम उन सारे मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को उनका तयन नहीं कर लेते तब तक इंसाफ पूरा हो नहीं सकता। मनसूबा साज़ों की पूरी तफसील जब भी आएगी तो उसके अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ के नाम नहीं, कुछ और लोगों के नाम आने चाहिए। हम मुंतज़िर रहेंगे कि वो नाम भी फ़ौज के अदारे से पूरी तफसील के साथ, पूरी तहकीक के साथ, पूरी तफ्तीश के साथ ट्रांसपेरेंटली सामने लाए जाएँ। जिस तरीके से सियासी लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी भी तफसील सामने आनी चाहिए। लेकिन बाज़ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर तरीक़ाकार जो है बहुत ही मुतनाज़ा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या रोल है अली मोहम्मद ख़ान का, मुझे नहीं मालूम कि बाकी उन लोगों का जिनकी 6-6 दफ़ा ज़मानतें हो जाती हैं और पकड़े जाते हैं। आज 7वीं दफ़ा शायद अली मोहम्मद ख़ान की ज़मानत हुई है, दोबारा गिरफ़्तारी हुई है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लीगल नॉर्म्स के तहत चलना चाहिए। अगर उसका रोल है तो उसको सज़ा जज़ा का एक तरीका जो कानून कहता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ इस बिना के ऊपर पकड़ लिया जाए, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लहदगी का ऐलान कर दे, तो वो भी तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी जमहूरी मुआशरे में, ना किसी ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं कि आइन और कानून उसके तहत ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। उसका तकाज़ा ये है कि उसको इंसाफ उसको भी दिया जाए, उसको फ़ैसले का हक़ दिया जाए कि वो 9 मई की मज़म्मत करना चाहता है दिल से तो 9 मई की मज़म्मत करे, पार्टी में रहना चाहता है तो ये भी उसकी चॉइस हो, अलहदा होना चाहता है तो भी उसकी चॉइस हो। लेकिन 7वीं दफ़ा ज़मानत के बाद गिरफ़्तारी वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अक़ली तौर पर तस्लीम करने पर एटलीस्ट तैयार नहीं। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे आपका तारुफ भी करो। दोनों मामलात जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो DGISPR का स्टेटमेंट है, उन दोनों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, इसके अलावा शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फिरदौस, आपसे आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है और एक पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सिविलियंस का केस चलाना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, क्या आपके लिए काबिल कबूल है, या जो आज जस्टिस याहिया अफरीदी की तजवीज़ है कि फुल कोर्ट के सामने मामला रख दें, फिर पूरी अदालत जो फैसला करे उसको पूरी कौम तस्लीम कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस सेंसिटिव और अहम टॉपिक को आज ज़ेरे मौजू बनाया। देखें, जो आप नैरेटिव दे रहे हैं और जिस किस्म के एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे वाकई जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर जो जुर्म करे उसको सज़ा मिले और जो बेगुनाह है उसको बरी किया जाए, ये एक आइडियल सिचुएशन आई होप के 76 साल से पाकिस्तान जिसके लिए मुतलाशी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों को सबसे पहले उसकी बुनियाद किसने रखनी है? मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ आती है, आपके ख़िलाफ़ आती है, या कोई भी शख्स कोई क्राइम कमिट करता है तो उसका मुहासबा किसने करना है? वो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो उस मुल्क का जो है इंसाफ का जो निज़ाम है उसको फोकस किया जाता है। और मुझे बताएं कि वो अदालतें हमारी जब पोलिटिसाइज़ हो जाएं, जब उन पे दामाद कोर्ट और सासू माँ कोर्ट के ठप्पे लग जाएं और उन अदालतों के ताने बाने जो है सरबराहान के, उनकी फैमिली सारी किसी एक जमात के साथ टिल्टेड नज़र आए, बल्कि एक कोर्ट के तो दामाद साहब एक जमात के मिनिस्टर रहे हैं, उस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि जो जजेस हैं, जुडिशरी है, आला अदलिया है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने से उस एहतसाब और इंसाफ के अमल का आगाज़ करना है। जिसका भी जो शख्स जहाँ जिस जमात के अंदर मौजूद है और किसी अहम पोजीशन पे है, या उसकी हमदर्दियाँ हैं, या किसी जगह वो पार्ट एंड पार्सल बन जाए, तो वहाँ उस जज साहबान पे ये अखलाकी कानूनी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि सबसे पहले वो
अपने आप को डिसोसिएट करें, ला ताल्लुकी का ऐलान करें, उस मनसब पे बैठने से पहले आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें उस पॉलिटिकल प्रोसेस से। अगर आप ऐसा नहीं करते डॉक्टर फिरदौस, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के उन अल्फाज से आपको इत्तफाक है जहां वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख और इतबार के लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, आप इत्तफाक करती हैं उनके साथ? देखिए, फुल कोर्ट पहले दिन से हमारा ये है कि ये जो कंट्रोवर्शियल हमारा बेंच है, इस बेंच के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हुकूमत भी उठा रही है और पाकिस्तान के अवाम भी ये सोच रहे हैं कि ये पिक एंड चूज़ का जो अमल है, कुछ जज साहिबान का किरदार टिंटेड है, उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस मूव हुए हुए हैं और लोग जो हैं वो उन पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो आप एक मखसूस माइंडसेट के लोगों को इकट्ठा करके अपने मनपसंद फैसले करने का जो आपको चस्का लग गया है वो नहीं चलेगा अब, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो समझते हैं कि ये मैनिपुलेटेड और हर किस्म का एक कह लें कि पहले से स्ट्रक्चर्ड जो फैसले हैं वो कौम जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से, देखिए कि मेरे वो कोलीग रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है, लेकिन मुझे ये बता दें कि जब कोई भी केस जो है जिसके अंदर कोई मुल्ज़म नामजद होता है और अगर अदालत ये तहैया कर ले, मुझे बताएं कि अगर हायर जुडिशरी की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आए कि फ़लाँ पार्टी के अरेस्टेड हर शख्स को रिलीफ मिलना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सिविल कोर्ट लेवल पे किस जज की ज़रूरत है कि वो ज़मानत ना ले उस मुल्ज़म की? वो एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए धड़ाधड़ थोक के हिसाब से, बल्कि परचून की दुकान पे भी इस तरह से आपको डॉक्टर साहब 7 दफ़ा जमानतें हैं, बहरहाल काबिल कबूल नहीं है। मेरा इसके ऊपर नुक्ता एतराज़ मौजूद है। डॉक्टर तारिक फजल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। डॉक्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स का, इसके ऊपर आपसे भी राय चाहता हूँ। आज जो जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट है उसके अंदर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2 जगह ये साख और इतबार का सवाल उठाया है। अभी डॉक्टर साहबा गुफ्तगू कर रही थी, डॉक्टर फिरदौस साहबा, तो इन्होंने कहा कंट्रोवर्शियल जज और उन्होंने कहा मनपसंद फैसले करने की जो इनको लत पड़ गई है। तो ये अल्फाज का चुनाव डॉक्टर साहब ने भी बड़ा सख्त किया है। मुझे मालूम नहीं है कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में ना आ जाए, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने आज बेंच के अंदर बैठे हुए तहरीरी नोट दिया है इसके ऊपर। आपकी फुल कोर्ट साहब जो जस्टिस याहिया साहब की आपने बात की है, तहरीरी नोट उन्होंने दिया है, उसकी देखें वो उन्होंने बहुत सही किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अल्फाज अभी डॉक्टर साहबा ने इस्तेमाल किए हैं, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज मुख्तलिफ़ TV प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ मीडिया पे मैंने ख़ुद सुने हैं, और वो मुझे कोई खुशी नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के अल्फाज जो है वो कहे गए हैं। लेकिन वो कहने पड़े, इसलिए कहने पड़े कि जब एक इदारे के अंदर तकसीम हो और अंदर से आपको आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएँ और अंदर से आपकी अपनी कुलीग्स आपके इक़दाम की तायीद ना कर रहे हों, तो फिर सबसे पहले आपको अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको अपने घर को दुरुस्ती सबसे पहले खराबी क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए, खराबी ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जो आप ये कहें कि जब भी कोई बेंच बनता है और ख़ास तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ बनता है, हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ बनता है, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई कानून पास होता है तो उसमें 3 नाम जो हैं वो सामने आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 रुकनी बेंच होता है, या उसके साथ चंद और नाम हैं जो हमेशा ही हिस्सा बनते हैं, 5 रुकनी हो तब भी। देखिए 2-3 जजेस हैं, जस्टिस इजाजुल हसन के ऊपर, वो उनका मॉनिटरिंग जज भी थे पनामा में, तो आपको एक चल रहा है उनके साथ इशू। फिर ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर मरियम बीबी ने ट्रक लेके वो प्रेस जलसों वलसों में भी लहरा दिया था। एक आई थिंक जस्टिस मुनीब के साथ आप लोगों के इशूज़ हैं, लेकिन आज वाला बेंच तो आपके खिलाफ नहीं है। ये तो मिलिट्री कोर्ट्स का एक लार्जर इशू है जिसके ऊपर एक फ़ैसला करना चाहिए कौम को। देखें, हम हर बेंच को सामने रख के, हर फैसले को सामने रख के बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जो जस्टिस याहिया साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इन तमाम पिछले जो बेंचेस बने हैं, तमाम रिमार्क्स आए हैं, फ़ैसले आए हैं, उसके तनाजुर में ये बेहतरीन बात है कि फुल कोर्ट बने और इस तरह के जो कि कौमी अहमियत के हामिल केसेस हैं या जिनके दूर रस नताइज मुरतब होंगे, हुकूमत के अगर कोई इक़दाम हैं उसके ख़िलाफ़, तो वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल फैसला होगा और सबको उस आप चाहते हैं कि सबको उस पर यकीन होगा। एक आप चाहते हैं फुल कोर्ट बने। दूसरी बात आप चाहते हैं मैं चाहता हूँ जी। हम तो इससे पहले हम तो बाकायदा तहरीरी तौर पर ये कहते रहे हैं कि फुल कोर्ट बननी चाहिए। दूसरी जो एक दो बातें आपने की हैं, ज़रा मैं उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, ये ना समझा जाए
कि हम लोग जो हैं, अगर कोई मिलिट्री कोर्ट की बात करता है तो हम लोग इसलिए उसके हक़ में हैं कि वो दूसरी पार्टी जो है उसके मेम्बरान के ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो उसकी ज़द में आएंगे और हम तालियां बजा रहे हैं कि नहीं नहीं वो फंस रहे हैं तो फंसने दें, मिलिट्री कोर्ट में फंसे। बात ये नहीं है। बात ये है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला हुआ और वहाँ पे मासूम बच्चों की शहादतें हुई, उसके बाद एक जुमला कहा गया था कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं। ये जो 9 मई, जैसे मैं हमेशा 9/11 कहता हूँ पाकिस्तान का, ये बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है और आपने टैकल इसको इस तरह करना है कि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या कभी दोबारा ना हो। ठीक है, अब 2-3 सवालात करता हूँ। बात यह है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के वाक़े के बाद तश्कील पा रही हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान में? इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी दहशतगर्दों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुए हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने भी उसको सपोर्ट किया है। उसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी? बिल्कुल, मैंने कहा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने उसको एंडोर्स किया था। अब सवाल ये है कि दहशतगर्द कौन है? 4 सिपाही अगर किसी चेक पोस्ट पर बैठे होते हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के, वहाँ पर कोई हमला करता है तो हम उसे कहते हैं दहशतगर्द है। तो जो GHQ पे हमला करता है, कोर कमांडर के घर हमला करता है, क्या वो दहशतगर्दी की ज़ुमेर में नहीं आता? मैं नहीं कहता कि ये वो दहशतगर्द है जो बम फोड़ते हैं, लेकिन ये भी दहशतगर्दी है, ये बात माननी पड़ेगी। अगला सवाल है, ये बताएं कि जो ट्रायल हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में माजी में, क्या उसमें कोई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि किसी को सुने बगैर सज़ा दे दी गई हो, किसी को बगैर सुने फांसी पर लटका दिया गया हो? इसका जवाब है कि नहीं, बाकायदा सुना गया, केस मेरिट पे ट्रायल हुआ और उसके फैसले भी मेरिट पे हुए। आखिरी सवाल, क्या मिलिट्री कोर्ट से फैसलों के बाद कोई हक है आपको अपील करने का? इसका जवाब है यस। अगर मिलिट्री कोर्ट में आपके खिलाफ कोई सजा आती है तो आप उसको, शोएब शाहीन साहब भी इसकी तारीफ करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं फैसले के खिलाफ। तो अल्टीमेटली इस वक्त आप सिविल डोमेन में आ गए, हर सूरत में उसके ऊपर मोहर लगाए जा रहे हैं। कल डॉक्टर तारिक फजल की जमात के लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में केस लगा ना, तो फिर आप कहेंगे ये तो मेरी जमात के लोग अगर ये काम करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, मिलिट्री कोर्ट हमला करेंगे, तो उनका भी ट्रायल होगा। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स, क्या ये गुंजाइश है इस वक्त आर्मी एक्ट के अंदर कि नहीं है? देखिए, पहली बात तो एक गुजारिश कर दूं, 2 बातें जो डॉक्टर साहब ने फरमाई है ना, मैं इसको वाजे कर दूं। एक तो उन्होंने कहा है कि अपील का राइट है। अपील का राइट सिर्फ आपको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलता है। आगे सिर्फ रिट पिटीशन हो सकती है और रिट पिटीशन के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। आप मेरिट ऑफ द केस पे नहीं बात कर सकते, सिर्फ ये साबित करेंगे कि जनाब वो कर्नल साहब और मेजर साहब जिसने फैसला किया है वो कोरम नॉन जुडिस यानी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी था, उसको अख्तियार ही नहीं था इन केसेस को सुनने का, या इनको ऑथराइज ही नहीं किया गया था ये केस सुने। दूसरा, मेलाफाइडी यानी बदनीयती पे मबनी ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं। उसके अलावा जो अपील होती है वो ऐसे मैटर ऑफ राइट होती है, आप उस पर हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, एविडेंस डिस्कस कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। इसलिए वो अपील नहीं है, रिट है। और रिट के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन होती है या CPLA क्रिमिनल पटिशन फॉर लीव टू अपील होती है, तो उसमें भी क्वेश्चन ऑफ लॉ की हद तक आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने फरमाया कि जो पहले हुए हैं कि क्या उसके ऊपर किसी ने एतराज़ किया है? बिल्कुल एतराज़ किया था। वो जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइनी तरमीम 21वीं तरमीम के ज़रिए ये हुए थे, मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। जस्टिस सेठ वकार साहब ने कुछ 100 से ज़ायद अफराद का जो मिलिट्री ट्रायल था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करार दे के उन्होंने कहा फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस इनको नहीं मिला। उस सब को ब्री करने का आर्डर कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आई थी, यहाँ से स्टे भी मिला था, फिर केस टू केस क्या चला मुझे मज़ीद तफसीलात नहीं पता। तो इसलिए ये चीज़ें मौजूद हैं कि माजी में भी वो फेयर ट्रायल का ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर कुछ 25 लोग ऐसे थे जिनका आर्मी एक्ट के नीचे सिविलियंस का ट्रायल किया गया? क्या ये बात दुरुस्त है? ये मेरे नॉलेज में अब आई है, ये जो मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पूरी फहरिस्त है पूरी। हाँ, मुझे बताया गया है, बल्कि वो ये उनको जो डिफेंड कर रहे थे कर्नल इनाम रहीम, वो हमारे वाकिफ भी हैं, वकील हैं। वो मैं एक प्रोग्राम में, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ कि वो तहरीक इंसाफ में हुआ था तो अब भी होना चाहिए। मैं उसको समझना चाहता हूँ कि वो उस वक्त लॉ कौन सा अप्लाई किया गया था, क्या प्रोविजन अप्लाई? मुझे जो उन्होंने बताया, मेरे नॉलेज में पर्सनली जो आया है उनके ज़रिए, उन्होंने बताया कि बंदे वो 2-2 ढाई साल से मिसिंग पर्सन में शामिल थे। जब हमने पटिशन्स फाइल की बिफोर द कोर्ट्स और बिफोर द मिसिंग पर्सन चेयरमैन जैसे जावेद इकबाल साहब जिसके सरबराह हैं, तो वहाँ फिर उन्होंने कहा कि जी हम इसका ट्रायल करते हैं। फिर वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल करके उन्होंने फाइंडिंग्स दे दी कि जनाब हमने इनको ये सज़ाएं दे दी हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने रिट पिटिशन्स फाइल कर रखी हैं विच आर स्टिल पेंडिंग। तो वो मिलिट्री कोर्ट और आर्मी एक्ट
ये 1952 के तहत प्रोसीडिंग्स हुई हैं बकौल उनकी इन्फॉर्मेशन के। लेकिन मैं इसमें देखें, अब ये मैटर एक सब्जुडिस है, बहरहाल हम उसमें ज़्यादा तफसील में जाए बगैर देखें, फुल कोर्ट बननी चाहिए, फुल कोर्ट पे राय दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त फुल कोर्ट बन जानी चाहिए थी, लेकिन मसला है इसमें इस वक्त क्योंकि लोगों का अर्जेंट मैटर है। अगर ये जल्दी केस का डिसीजन नहीं आता या तो स्टे मैटर दे दें, फिर उसको फुल कोर्ट बना दें। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर नीचे से आर्डर हो जाते हैं, मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और हम फुल कोर्ट का इंतजार करें क्योंकि छुट्टियां हैं 15 जून से, ये छुट्टियां ख़त्म होंगी 13 सितंबर 14 सितंबर तक। अब 13 सितंबर तक या तो ये स्टे दे दें कि प्रोसीडिंग्स रोक दें, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़ाहिर इमरजेंसी नेचर के केसेस हैं। दूसरा ये है कि या तो सारे जजेस साहिबान की, जो बाकी जज साहिबान नहीं हैं यहाँ अवेलेबल, जो मुल्क में अवेलेबल थे 9 जजेस, उनका बेंच बना दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, जिसमें से 2 जज साहबान ने माजरत कर ली। एक जज साहब ने कहा कि मैं इसको बेंच ही नहीं मानता, दूसरे जज साहब ने सरदार तारिक मसूद साहब ने और रीज़न दे दी। उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करो इसके खिलाफ अपील का जो राइट है वो करना पड़ेगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है और एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां एक सियासी जमात की तरफ बराह रास्त निशानदेही हो रही है। तारिक फजल चौधरी साहब, पहले तो तहरीक इंसाफ के ऊपर ही बात कर लें। जो इस वक्त बात की गई DGISPR की जानिब से, उसमें तो शक्को शुबे से बाला होकर वो कह रहे हैं कि एक ही सियासी जमात तो कोई नहीं थी कि अपनी फ़ौज के ऊपर यही अपनी सियासी जमात ही हमला कर देगी। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे से पहली बात तो ये है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं 9 मई के वाक़यात में, बिलवास्ता बिला वास्ता। वो कौन लोग? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं वो कौन है? नहीं, अभी वक्त से पहले तो ज़ाहिर हम उनका नाम नहीं दे सकते या उन फहरिस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन सबूत मौजूद होने के बावजूद अभी तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। पहले मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि बिल्कुल हुकूमत नहीं चाहती कि किसी ऐसे फ़र्द को गिरफ़्तार किया जाए जो बेगुनाह हो और वो गलत तौर पे, और उसके पास गिरफ़्तार तब हो जब मज़ीद एविडेंस आ जाए, उसमें साइंटिफिक एविडेंस भी है, बाकी भी सारे शवाहिद जब पक्के हो जाएंगे वो लोग गिरफ़्तार होंगे जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। अब दूसरी बात ये जो डी साहब ने बात की है, देखें अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जी ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बहनें हैं जिनको वरगलाया गया, जिनके जहनों को आलूदा किया गया, जिन्हें एक सब्ज़ बाग दिखाया गया और उसके बाद जनाब उन्हें ये अटैक करवाया गया। हादसा कभी भी एक दिन में नमूदार नहीं होता, ये हमेशा मैं कहता होता हूँ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, बरसों हालात उसकी परवरिश करते हैं। तो इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात की बरसों से इसकी परवरिश कर रहे हैं कि एंड गेम जो है वो ये लेके आए हैं। 2014 से लेके देख लें, मुझे ये बताएं, 1 साल मलिक साहब आपकी तो तहकीक मेरे से बहुत ऊपर है, मुझे बता दें कि जिसमें उन्होंने मुल्क में क्राइसिस पैदा ना किया हो, वो गवर्नमेंट में हो या ना हो, मुल्क में उन्होंने इंतशार और खलफशार ना फैलाया हो, और बिलखुसूस जब से उन्हें इमरान खान को बैक कौन कर रहा था, जब से उन्हें, मैं ये मुकम्मल कर लूं, जब से आप वहां से सवाल क्यों जान छुड़वाते हैं? नहीं, मैं जो उनके साथी थे सेम पेज वाले, उसके बगैर सारा कुछ पूरा कर लूं। खास तौर पे जब एक आईनी तरीके से उन्हें हटाया गया गवर्नमेंट से, तो उसके बाद जो जहर उन्होंने उगला इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, बराह रास्त फौज के सरबराह के खिलाफ, वो बातें पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं। अक्टूबर 2011 वाला मामला, न्यूट्रल गद्दार, अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2022 तक वाली बात ठीक है, उस पर ना बात करें, सिर्फ उसके बाद बात कर रहा हूँ कि उसका अंजाम जो है वो ज़हनसाज़ी ये कर रहे थे। और अब डॉक्टर साहब की बात में मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन उस वक्त ज़हनसाज़ी कौन कर रहा था? किस चीज़ की? पब्लिक की, कि इसके पीछे जो वर्दी और दहशतगर्दी वाली बात कहाँ से शुरू हुई थी? गुजरांवाला वाले जलसे में आप नारे उठा लो, आप मरियम नवाज के उठा लो, उसकी मौजूदगी में आप उठा लो, गुजरांवाला वाला जलसा उठा लो। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब जवाब दे दो, पहले बात कर लें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की आप स्टेटमेंट चला लो, आप जरदारी साहब की स्टेटमेंट चला लो, आप मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट चला लो, आप अयाज सादिक की स्टेटमेंट चला लो, आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट चला लो, और साद रफीक की स्टेटमेंट चला लो, वो क्या कहते हैं। और अगर उनके अल्फाज और इमरान खान के अल्फाज दोनों को कंपैरिजन कर लो, जहन साजी कौन कर रहा था? डॉक्टर फिरदौस से भी बात करें, फिर आप मैं जरा मुकम्मल कर रहा हूं, बड़ा सीरियस एलिगेशन शोएब साहब ने लगाया। एलिगेशन नहीं, हकीकत। आप वो स्टेटमेंट्स हमारे तमाम लीडर्स की भी उठा लें, इमरान खान साहब की भी उठा लें। कभी हमारे किसी लीडर ने कहा है जनाब के फौज का जो साबिक सरबराह के बारे में जो बात की गई वो मीर सादिक, मीर जाफर है? किसी ने कहा? अयाज सादिक ने कहा था टांगें कांप रही थी। किसी ने कहा नहीं, वो एक और कॉन्टेक्स्ट में कहा था उन्होंने। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, इनके बारे में नहीं कहा था।
वो भी मैं आपको कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा जनाब कि वो कोई जानवर हैं, किसी ने नहीं कहा जनाब के ये इदारे के ऊपर हमला करना जो है ये कोई ऐन कार सवाब है। ये सारे इमरान खान साहब के कारनामे हैं जो अंजाम पजीर होते हैं 9 मई के वाक़यात पे। इसलिए DGISPR कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो वो हैं जो बिल्कुल आप डॉक्टर फिरदौस, आप तो तहरीके इंसाफ की एक सेंट्रल फिगर थी, दरमियान में आपके दूरियां भी हुई लेकिन बहुत अरसा तो आप सेंट्रल फिगर थी। क्या कभी ऐसा मौका आया कि पार्टी मीटिंग के अंदर जब आप मरकज़ी लीडर बैठे होते थे तो मरकज़ी लीडर बैठ के तो फैसला कर रहे हो कि हमने तो आज GHQ के गेट को उड़ा देना है या आज तो कोर कमांडर के घर को छोड़ना ही नहीं, आग ही लगा के छोड़नी है? कोई ऐसा माइंडसेट था, वहाँ एग्जिस्ट करता था? मलिक साहब, पहले तो प्रोग्राम का टाइम चूँकि आपने बैलेंस नहीं किया तो अब मुझे बैलेंस करने दें क्योंकि मुझे अपना हक लेना आता है। दूसरी बात यह है कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, माइंडसेट कोई भी हो, उसके पीछे जो किरदार है या उसके पीछे जो उन डोरियों को हिलाने वाला पस्से पुश्त हाथ है, किसको नहीं पता है। मेरी बारी तो बाद में आएगी ना कि मैं बताऊं। जो शख्स खुद जो है उस माइंडसेट को रेप्लिकेट करते, मल्टीप्लाई करते, सोशल मीडिया के अंदर, मेरे हलके के अंदर जनरल सरफराज सत्तार की शहादत होती है और उस जनरल सरफराज सत्तार की शहादत के चंद घंटों के अंदर 24 लाख ट्वीट किए जाते हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, और मैं उनके घर में दुआ के लिए, फातिहा के लिए जाती हूँ तो वो मेरा गिरेबान पकड़ते हैं कि ये हमारा पाक खून जो है इस पाक सरजमीन के अंदर जो जज़ब हुआ उसकी कीमत, उसका हमें इस कौम ने ये रिवार्ड दिया कि हमें आपने उन शोहदा की बेतुकीरी करके फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, हर तरह पे आपने एक ऐसा प्रोपोगंडा किया कि हमारी शहादत जो है वो लग रहा है कि कोई बहुत हमने एक बहुत जुल्म अजीम कर दिया इस मुल्क के साथ कि हमारा डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत जनरल स्टेटमेंट हो जाएगी। कौन लोग थे, हाथ कौन थे, चेहरे कौन थे, उनकी निशानदेही करिए ना। नदीम भाई, कौन लोग थे वो जिन्होंने 1 लाख में एक दिन में 24 लाख ट्वीट किए और उस अफवाज पाकिस्तान का नंबरिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग और इंटरनेशनल जो उसका एक पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और अदारों के अंदर एक मुकाम और हैसियत थी, उसको गिराया। देखिए बात यह है कि आप भी अच्छी तरह कौन लोग थे डॉक्टर साहब, वो निशानदेही करिए उनकी कि उसका माइंडसेट एक ही था और वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिस दिन एक जमहूरी अमल है, मैं 22 साल से इस सियासत में हूँ, 10 साल मैं उस पार्लियामेंट में रह के आई हूँ। मलिक साहब, आप हुकूमतों में आते हैं, हुकूमतों से जाते भी हैं, आप जेलों में जाते हैं, जेलों से बाहर भी आते हैं, आपके खिलाफ केसेस बनते हैं, केसेस आपके हक में भी होते हैं, आपके खिलाफ भी होते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी जमात का सरबराह जो है वो हुकूमत से उतारा गया तो उसने ये रट लगा दी कि अगर मैं हुकूमत में हूँ तो पाकिस्तान चाहिए, अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो ना पाकिस्तान में कोई अदारा और ना कोई किसी किस्म का पाकिस्तान का वजूद मुझे नज़र आना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए, ये सारा एक मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड, और मैं अनुरोध कहती हूँ आपको कि 22 तारीख को जो इन्होंने जेल से वापस आके, जेल तो गए ही नहीं, खैर 5 स्टार ये दिल पशौरियों में लगे रहे, कभी किसी प्रोटोकॉल गाड़ी में और कभी किसी में ये घूमते रहे, जेल का मज़ा और चस्का तो इन्होंने लिया नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये मौजूद थे, जब वहाँ से वापस आए 5 स्टार गेस्ट हाउस में क़याम के बाद, तो इन्होंने पार्टी के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी लीडरशिप को बिठा के इन्होंने ये कहा कि ख़बरदार किसी ने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की, ख़बरदार किसी ने बैक फुट पे जाने की कोशिश की, इनकलाब ले आया हूँ मैं और इनकलाब आ गया है, ये अवाम ने गिराओ जलाओ करके ये जो बदला लेना था वो अभी अधूरा है और अगले 7 दिन बाद पाकिस्तान में इनकलाब बपा होने जा रहा है। और ये जो इस वक्त की रजीम है वो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, सब अवाम उसको अपने पाँव के नीचे तले रोनते मुझे कंधों में बिठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक लेके जा रहे हैं।
तो ये लीडर की सोच आप होती है कि अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रही हैं, आप ये हल्फन बयान दे रही हैं डॉक्टर साहिबा। मैंने डॉक्टर फिरदौस आप ये हल्फन बयान दे रही हैं। किसी बिल्कुल दे रही हूँ, किसी माई का लाल में अगर ये जुर्रत है, पीटीआई का कोई भी लीडर जिसके अंदर आज भी मुल्क की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी से सरशार है, सीना तान के सामने आके खड़ा होके वो कहे कि मैं गलत कह रही हूँ, वो कहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब लीडर का ये माइंडसेट, कौन कौन था उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में? ब्रेक करीब आ रही है, जल्दी से 2-4 नाम बताइए उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था। आप परवेज हटक साहब से पूछ लें, आप उनको कॉल करें, अभी लाइन पे लें, उनसे पूछें कि आप उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब मौजूद थे तो क्या हो रहा था। सद उमर से पूछ लें, शाह महमूद कुरैशी से पूछ लें, फवाद चौधरी से पूछ लें। और आप इस तरह का खिलवाड़ पाकिस्तान से करके तो आप कहेंगे इनकलाब आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त आपको इक़्तिदार आ रहा है तो उसको इक़्तिदार का नाम आप इनकलाब रख लें, ऐसे नहीं चलेगा। शोएब शाहीन साहब हमारे भाई हैं। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, हमारे साथ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शोएब साहब से हमने बात नहीं की, पहले शोएब साहब से पूछते हैं। शोएब साहब, ये जो तहरीक इंसाफ के ऊपर बराह रास्त चार्जशीट है और मामला भी इस वक्त अदालत के सामने, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? क्योंकि फ़ौज के तर्जमान का बयान जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहना चाहिए फ़ौज की क्या है इस सारे वाक़े के ऊपर, तहरीक इंसाफ की तरफ बराह रास्त निशानदेही हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डीजी ISPR साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है कि ये प्रीमेच्योर थी, नहीं देनी चाहिए थी, उनको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही मैटर सब जुडिस है ना कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो नहीं करना कि उसमें तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस थे या नहीं, वो तो एक हिस्सा है मिलिट्री कोर्ट्स वाला। देखें, कल मैं वही कह रहा हूँ ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलना है या नॉर्मल कोर्ट्स में ट्रायल, लेकिन मेरा तो सवाल तहरीक इंसाफ वाला, उसके ऊपर तो वो कहते हैं कि हमारी तहकीक ये है कि ये वही लोग थे जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, ये वही लोग थे जिन्होंने पिछला 1 साल फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। बराह रास्त वो कहते हैं एक सियासी जमात से तो कोई नहीं थी अपनी फ़ौज पे हमला करे। तहरीक इंसाफ को कहते हैं सियासी जमात ने कभी फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन ना अटैक किया, ना तहरीक इंसाफ के कोई इरादा था। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, पब्लिक उसके साथ खड़ी है, लास्ट रिजल्ट सिलेक्शन के आपके सामने है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रोसेस से हटाने के लिए इस तरह का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर जो इशारे भी किए हैं तो उसका इशारा आज पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएगा, तहरीक इंसाफ की तरफ। सर फिर मैं वही बात कर रहा हूं, नहीं है, अगर तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इस्तेहकाम को बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहती है। ये वाज़ेह पैगाम और मैसेज था, और जिसके लिए आपके ख्याल में 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं? देखिए, तहरीक इंसाफ का इंडिविजुअल किसी का एक्ट हो सकता है, लेकिन बसीयत पार्टी कोई रोल नहीं था। वो जो 10,000 लोग तो थे, भाई वो करोड़ा वो इंडिविजुअल हैं जो 10,000 गए थे वहाँ, वो 10,000 इंडिविजुअल्स। देखिए, मुझे ये बताएं, 10,000 तो है ही नहीं। अब तो उन्होंने आकर कहा है कि 102 बंदे हैं जिन्होंने 102 का केस मिलिट्री कोर्ट्स में जो टोटल अरेस्ट में आए तो 7-8 हज़ार लोग नहीं, बाकी कहते हैं हमने छोड़ दिए हैं, सब बेगुनाह निकले या जमानतों में चले गए। नहीं है 8,000 उन्होंने कहा है कि जो सैकड़ों की तादाद में 200 है या 600 है या 500 है जो उन्होंने फहरिस्त वहाँ पेश की। मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्या तहरीक इंसाफ 10,000, मैं 10,000 से शुरू करूँ, 10,000 बंदों पे मुश्तमिल है क्या? तहरीक इंसाफ इंडिविजुअली वहाँ गए थे या एक ऑर्गेनाइज्ड? देखें, प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक है। डॉक्टर तारिक कुछ कह लें, 1 मिनट रह गया। डॉक्टर तारिक, वो हर पार्टी का बुनियादी हक है, और उनको जाना किसी भी जगह पे